हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट फेमस पोएम्स बाय एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, यानी एमिली डिकिंसन की पोएम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में जो 10 मोस्ट फेमस पोएम्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिकन पोइट पोइटस एमिली डिकिंसन है। ये बोर्न हुई थी दिसंबर 1830 के अंदर ये बोर्न हुई थी। मई 15 1886 को इनकी डेथ हुई थी। एमिली डिकिंसन इज कंसिडर्ड अमंग द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमिली डिकिंसन को ग्रेटेस्ट पोइट्स के अंदर माना जाता है। She is known for her unusual use of form and syntax। अपने अनयूजुअल फॉर्म था पोएम का और उसका सिंटेक्स जो था, सेंटेंस स्ट्रक्चर था, उसके लिए वो जानी जाती हैं। एंड फॉर बीइंग द पोइट ऑफ पैराडॉक्स, और इसीलिए उनको पोइट ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। यानी जो कॉन्ट्राडिक्ट चीजें हैं वो यूज करती थी एमिली डिकिंसन अपनी पोएम्स के अंदर। शी ऑल्सो मेक फ्रिक्वेंट यूज ऑफ स्लैंट राइम, और उन्होंने स्लैंट राइम का यूज किया है। स्लैंट राइम बेसिकली इरेगुलर टाइप राइम होती है जिसके अंदर राइमिंग स्कीम मिलती भी नहीं है, लेकिन वर्ड्स को देख के उनको यूज कर लिया जाता है, जबकि उनकी राइमिंग स्कीम मिलती नहीं है। जैसे इन लाइनों में आपको समझ में आएगा स्लैंट राइम क्या है। दिस लिटिल पिगी स्टेट एट होम, दिस लिटिल पिगी हैड नोन, यानी ये है तो नन, लेकिन नॉन होम का नॉन बना के इस तरह से यूज कर दिया। हालांकि ये राइमिंग स्कीम इसने मिल भी नहीं रही है, इसलिए इस टाइप की राइम जो होती है उसको स्लैंट राइम कहा जाता है। Dickinson was a prolific writer and created nearly 1800 poems. But only 10 poems and one letter were published during her lifetime. हालांकि डिकिंसन ने 1800 पोएम्स राइट की है, बट सिर्फ उनकी लाइफ टाइम में उनकी 10 पोएम्स और एक लेटर ही पब्लिश हुआ है। आफ्टर हर डेथ इन 1886, लवीनिया डिकिंसन यंगर सिस्टर, उनकी डेथ के बाद लेविनिया जो उनकी छोटी सिस्टर थी, डिस्कवर्ड हर कैशे ऑफ पोएम्स, उनकी जो पोएम्स का कलेक्शन था, जो छुपा हुआ कलेक्शन था उनकी पोएम्स का, वो डिस्कवर किया था उनकी छोटी सिस्टर ने, और उसके बाद ही वो पोएम्स पब्लिश हुई थी। फर्स्ट पोएम है उनकी होप इज द थिंग विद फीदर्स। ये इनकी फर्स्ट पोएम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। द मोस्ट फेमस पोएम बाय एमिली डिकिंसन, ये इनकी मोस्ट फेमस पोएम है एमिली डिकिंसन की। होप इज द थिंग विद फीदर्स इज वन ऑफ द बेस्ट नोन शॉर्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो बेस्ट शॉर्ट पोएम है वो एमिली डिकिंसन की पोएम है। It metaphorically describes hope as a feather word that rests in soul। और इस पोइम के अंदर बताया गया है कि जो होप है, जो आशा है, वो एक रूपक की तरह इस्तेमाल की गई है, और ऐसा माना गया है कि वो एक फीदर्ड बर्ड की तरह है जो कि हमारी सोल के अंदर रेस्ट करता है। यानी एक होप जो है वो हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर हमेशा रहती है। It sings without words and continuously, ये लगातार बिना शब्दों के हमेशा गाता रहता है। Never stopping in its quest to inspire, और ये कभी भी हमें इंस्पायर करना नहीं रोकता, यानी हमेशा होप जो है हमें इंस्पायर करती रहती है। It sounds sweetest in hardship, और मुश्किलों में भी ये बहुत ज्यादा स्वीट लगती है। And it makes an extremely troubling situation to abase this
little bird that gives warmth and comfort to so many people in difficult times। और ये जो स्वीट लिटिल बर्ड है वो हमें इतनी जिंदगी की जो भी मुश्किलें होती हैं, जो भी रुकावटें होते हैं, उसके अंदर हमें वार्मथ और कंफर्ट देती है। मोर ओवर डिस्पाइट सर्विंग इन द डायरेस्ट सर्कमस्टेंसेस, बहुत मुश्किल सिचुएशंस के अंदर भी ये हमें इंस्पायर करती है। इट नेवर डिमांड्स एनीथिंग, लेकिन होप हमसे कुछ भी वापस में डिमांड नहीं करती है। यानी एक इंसान कितनी भी मुश्किलों में हो, उसकी होप, उसकी आत्मा के अंदर एक होप हमेशा रहती है जो उसको इंस्पायर करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, और उसके बदले किसी तरह से कोई डिमांड नहीं करती। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो पोइम है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये सेकंड पोइम है। Many of Dickinson's poems deal with the themes of death and immortality. डिकिंसन की बहुत सारी पोएम्स जो है उनके अंदर थीम जो रहती है वो डेथ और इमॉर्टैलिटी रहती है, एंड दिस इज वन ऑफ द फेमस ऑफ देम ऑल। और उन सब में ये जो उनकी पोएम है ये मोस्ट फेमस पोएम है। In it, Emily personifies death as a gentle guide who takes a leisurely carriage ride with the poet to her grave। और इसके अंदर एमिली जो है पर्सोनिफाई करती हैं डेथ को, यानी उसका मानवीकरण करती है। मानवीकरण मीन्स जब हम निर्जीव चीजों को हम जो सजीव चीजों की तरह मान लेते हैं, यानी जब हम डेड थिंग्स को अलाइव थिंग्स की तरह मान लेते हैं, उनको ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो वहां यहाँ पे डेथ जो है ऐसा मान रही है कि डेथ जो है वो एक बहुत ही एक बहुत ही आरामदायक गाड़ी जो है वो लेके आई है और पोइट को उसकी ग्रेव तक लेके जाती है। अकॉर्डिंग टू प्रोमिनेंट अमेरिकन पोइट एलन टेट, इफ द वर्ड ग्रेट मीन्स एनीथिंग इन पोइट्री, एलन टेट कहते हैं अगर पोइट्री के अंदर कुछ भी महान है, कुछ भी ग्रेट है, this poem is one of the greatest in the English language. It is flawless to the last detail। और अंत तक ये जो पोइम है वो फ्लॉलेस है, बिना किसी रुकावट के है, बहुत ही अच्छी पोइम है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये जो पोइम है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे महान है। थर्ड पोइम है आई एम नोबडी हु आर यू, ये इनकी थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पोइम है। इन दिस पोइम द नरेटर कंसिडर्ड दैट बीइंग नोबडी इज अ लग्जरी। और इसके अंदर पोइट कहता है कि कुछ भी ना बन के रहना जो है एक टाइप से लग्जरी है, आरामदायक है कि आप कुछ भी ना रहो। एंड इट इज डिप्रेसिंगली रिपीटेटिव टू बी समबडी। और कुछ बन जाने का मतलब होता है कि आप चीजों को रिपीट करते रहो। Who like a frog has a compulsion to croak all the time। और ये ऐसा हो जाएगी जैसा एक मेंढक जो है हमेशा टर्राता रहता है, बोलता रहता है, उसी तरह से हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप नोबडी बन के रहो, कि कोई आपको ना जाने। द मोस्ट टॉक अबाउट डिटेल ऑफ डिकिंसन लाइफ इज परहैप्स दैट ओनली 10 ऑफ हर नियरली 1800 वर्क्स वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। और उनके बारे में, डिकिंसन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजों का इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 1800 वर्क्स जो है पोएम्स वो राइट की थी, और उनमें से 10 जो है वो बस पब्लिश हुई थी उनकी लाइफ टाइम में। एंड शी लिव्ड हर लाइफ इन एनोनिमिटी। और ये पोइम उन्होंने इसी लिखी ली है कि उन्होंने, लेकिन इतनी सारा वर्क होने के बाद भी वो इसलिए बताया जा रहा बार बार कि उनकी जो लाइफ थी वो गुमनामी की लाइफ थी, यानी कोई उनको ज्यादा नहीं जानता था, ज्यादा वो पब्लिक अपीयरेंसेस में नहीं होती थी, वो एक प्राइवेट लाइफ जो है स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती थी। एमिली डिकिंसन ने शादी भी नहीं की थी, तो उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जाना जाता है, और इसीलिए वो चाहती हैं कि वो नोबडी बन के रहें, वो समबडी नहीं बनना चाहती, यानी ऐसा बन के रहना चाहती है कि लोग उसको जाने ही ना। This and that the fact that the poem is about the popular subject of us against them makes it one of the most famous poems written by Dickinson। और यही कारण है कि ये जो पोइम का मेनली सब्जेक्ट रहता है कि वो कुछ भी ना बन के रहें, तो ये डिकिंसन की मोस्ट फेमस पोइम्स जो है वो डिकिंसन ने राइट की थी। I heard a fly buzz when I died। In I heard a fly buzz, the narrator is on his or her
डेथ बेड, और इस पोइम के अंदर पोइम जो नरेटर है वो अपने डेथ बेड पे है, इन अ स्टिल रूम, एक शांत रूम में, सराउंडेड बाय लव वंस, और उसके जो प्यार करने वाले हैं उन्होंने उसको आसपास से घेरे हुए हैं। एवरीवन इज वेटिंग ऑफ द अराइवल ऑफ द किंग, प्रत्येक जो है राजा के आने का इंतजार करता है। द फिगर ऑफ डेथ अपीयर्स एज टाइनी, और जो डेथ की फिगर को है बहुत ही छोटा दिखाया गया है। ऑफन डिसरिगार्डेड, और उसको ज्यादा रिगार्ड कोई नहीं देता है। फ्लाई विद अ स्टम्बलिंग बज, वो एक स्माइलिंग बज की तरह जो है डिसअपियर हो जाता है, चला जाता है, उड़ जाता है। इट कम्स बिटवीन द नरेटर एंड द लाइट एंड देन द नरेटर कुड नॉट सी और इट इज डेड। और उसके बाद ये स्टमिंग जो बज है, जो साउंड है, और फ्लाई जो है वो नरेटर और लाइट के बीच में आ जाती है, और उसके बाद उसको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि वो डेड हो जाता है। द पोइम रिमेन्स वन ऑफ द डिकिंसन मोस्ट डिस्कस्ड एंड फेमस वर्क्स, ये पोइम डिकिंसन की मोस्ट फेमस वर्क्स में से एक है। Next poem is number 5. If I can stop one heart from breaking. It was written about 1864 and published in 1929. ये पोइम जो थी उनकी पब्लिश हुई थी 1929 के अंदर और राइट की थी 1864 के अंदर। इन फ्यूचर पोइम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, और ये कलेक्शन पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। पोइट्री कलेक्शन का नाम था फर्दर पोइम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, और ये पब्लिश करने वाली जो कंपनी थी वो थी लिटिल ब्राउन एंड कंपनी ऑफ बोस्टन, उन्होंने पब्लिश किया था। This simple and often quoted poem by Dickinson talks about the deeds one can do which will ensure that one's life is not in vain. और इसमें डिकिंसन बात करती है किसी के भी काम के बारे में जो वो करता है जिससे पता चलता है कि उसकी लाइफ बेकार नहीं गई। यानी इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ एक अच्छा काम करना चाहिए, किसी की खुशी के लिए काम करना चाहिए जिससे ये हो कि उसकी लाइफ बेकार नहीं गई है। Dickinson expresses that someone's life is worth more than if they are concerned with helping others. Dickinson express करती है कि किसी की लाइफ की जिंदगी का मतलब जो है और ज्यादा बढ़ जाता है जब वो दूसरों की मदद करता है। She considered her life is a success. वो कंसिडर्ड करती हैं, मानती हैं कि उनकी खुद की लाइफ भी एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। If she is able to help at least one person to be happier, अगर वो किसी एक इंसान को खुशी देने में उसकी हेल्प कर देते हैं, और टू बी विदाउट पेन और हार्ट ब्रेक, किसी का दिल तोड़ने से उसको रोक पाती हैं या उसके पेन में उसे दुख दर्द करने में उसको खुशी देने में हेल्प करवाती हैं, तो ये कहती हैं कि मेरी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ये इस पोएम का मैसेज है। Next poem is Wild Nights, Wild Nights. Wild Nights is widely discussed for its implication. ये बहुत ही ज्यादा पोएम डिस्कस की जाती है इसके इम्प्लीकेशन के बारे में कि इसका जो मेन थीम है वो क्या है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है। इट डज नॉट टेल अ स्टोरी, इसके अंदर, इस पोएम के अंदर कोई स्टोरी नहीं बताई गई है, बट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विश और डिजायर, बल्कि इसके अंदर एक्सप्रेशन है, एक इच्छा है, एक चाह है। तो डिकिंसन यूजेस द सी एज एन इमेज फॉर पैशन, और डिकिंसन जो है समुद्र को एक पैशन के इमेज की तरह देख रही है। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक पोएम रिटन बाय अमेरिकन, और किसी भी अमेरिकन के द्वारा लिखी गई ये मोस्ट रोमांटिक पोएम है, मोस्ट पॉपुलर पोएम है। इट इज नॉट क्लियर इन द टेक्स्ट बट एग्जैक्टली द नाइट रेफर्स टू, और जो टेक्स्ट है उसके अंदर एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि नाइट किसके लिए यूज किया गया है, नाइट किसको रेफर करती है। दे कुड बी मेड अप ऑफ स्पिरिचुअल मूवमेंट्स दैट शी स्पेंड विद गॉड इन विच हर पैशन फॉर हिम ग्रू, और इसके अंदर पोइम के अंदर नहीं बताया गया है कि जो उसका पैशन है वो स्पिरिचुअल गॉड के लिए है, वो जो टाइम के साथ बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और इट कुड रेफर बी लव बिटवीन द स्पीकर एंड ए पार्टनर,
या ये एक जो अर्थली लव है स्पीकर और उसके पार्टनर के बीच में, उनके बारे में बात कर रहा है। Either way she is seeking out more of these moments, hoping, और ये उन मोमेंट्स को और ज्यादा इंजॉय करना चाहती है, होपिंग ये आशा करती है, she and the intended listener can share in luxury together, और वो चाहती है कि वो और उसके जो लिसनर है वो शेयर करे जो भी लग्जरी टाइम वो साथ में बिताएं। Next poem is poem number 7. Success is counted sweetest. It is a 3 stanza poem. ये 3 stanza poem है। In this poem, इस poem के अंदर Dickinson uses the image of a victorious army. Dickinson एक victorious जीती हुई सेना की इमेज को यूज करती है, and of a defeated soldier who is dying, और एक हारे हुए सोल्जर की इमेज लेती है, who is dying, जो कि मर रहा है। Through this image, और इन इमेज के थ्रू she conveys that, ये मैसेज देना चाहती हैं that success can be understood best, कि सक्सेस को, हम सफलता को सबसे ज्यादा अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, by those who has suffered defeat, वो सक्सेस को सबसे अच्छे से समझ सकता है जिसने कभी ना कभी हार देखी हो, यानी जिसने हार का मुकाबला किया हो, वही सक्सेस को समझ सकता है। Similarly, the real taste of the nectar can best be realized by those who manage to get it after sustained effort. वो दोबारा इसके बाद ये कह रही हैं कि शहद जो होती है उसका टेस्ट सबसे ज्यादा वही इंसान ले सकता है जो जिसने बहुत मेहनत की हो इसको प्राप्त करने में, इसको लेने में। एंड नोट बाय दोज हु आर यूज्ड टू इट, लेकिन शहद का स्वाद उनको अच्छा नहीं लगेगा जो जिनको की आदत है रोजाना उसको खाने की, या जिनको आराम से मिल जाता है उसको शहद का स्वाद नहीं आएगा। शहद को अच्छे से एंजॉय वही कर पाएगा जिसने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं उसको प्राप्त करने में, उसको लेने में। डिकिंसन इज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द वे वेरी कंसेप्ट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, और डिकिंसन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि जिस तरह से सक्सेस के कंसेप्ट को लाइफ में लिया जाता है, यानी किसी ने कुछ अचीव कर लिया तो वो सक्सेस हो गया, और यही वो जो ग्लोरी होती है बस वही सक्सेस है। शी क्रिटिसाइजेज इट फॉर इट्स नैरो एंड फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, और वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करती हैं कि जो सक्सेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, बहुत ही ज्यादा छोटा है और बहुत ही ज्यादा झूठा है। फॉर डिकिंसन इट इज फेलियर, वो कहती हैं कि जो फेलियर होती है नॉट सक्सेस, सक्सेस नहीं, दैट लीड्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, कि एक हारा हुआ इंसान जिंदगी को बहुत अच्छे से समझता है, बजाय कि वो इंसान जिसने की हमेशा सक्सेस ही मिली है वो जिंदगी को इतने अच्छे से नहीं समझ सकता जिसको बार बार सक्सेस मिलती रहती है, बल्कि जो इंसान हार जाता है, जिसको फेलियर मिली है, वो जिंदगी को बहुत अच्छे से समझ पाता है। नेक्स्ट पोइम है टेल ऑल द ट्रूथ बट टेल इट्स स्लैंट। In this poem, Dickinson presents truth as a powerful entity whose dazzling brilliance can bring this world to an end. इसके अंदर पोइम ये कहती है कि ट्रुथ जो है एक पावरफुल हथियार है, एक पावरफुल शक्ति है जिसकी चमक जो है वो दुनिया का एंड कर सकती है। Hence she suggests that it would be wise to tell the truth. ये कह रहा है इसलिए सच्चाई जो है सोच समझ के बोलनी चाहिए, बट टेल इट स्लैंट, लेकिन थोड़ा सा घुमा पूरा कर बोलना चाहिए। एंड टू ग्रेजुअली ईज इट इनटू द वर्ल्ड, और धीरे धीरे इसको दुनिया में छोड़ना चाहिए, यानी सच्चाई को एकदम से, सच्चाई इतनी सच्ची होती है कि उसको एकदम से नहीं बोल देना चाहिए। शी इज आर्गुइंग, वो आर्ग्यू करती हैं दैट वी ह्यूमंस कैन नॉट हैंडल टू मच ट्रूथ, कि हम इंसान जो होते हैं वो सच्चाई को बहुत अच्छे से नहीं हैंडल कर सकते। वी आर इम्परफेक्ट क्रिएचर्स, हम जो हैं इम्परफेक्ट क्रिएचर्स हैं, यानी हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं है कि हम सच्चाई को अच्छे से हैंडल कर पाए।
एंड द ट्रूथ इज सो प्योर, और ट्रूथ इतनी ज्यादा प्योर होती है, एंड गुड, और इतनी अच्छी होती है, फॉर आवर इनफर्म और डिजीज एंड वीक डिलाइट, कि हम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं और हमारे अंदर कमियां होती हैं, तो हम इस जो सच्चाई है उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो ये इस पोइम में एमिली डिकिंसन बता रही हैं। नेक्स्ट पोइम इज मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस, कि जब बहुत ज्यादा मैडनेस होती है तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन सेंस उसके अंदर आती है। मच मैडनेस बिगिंस विद अ पैराडॉक्सिकल लाइन, इसके अंदर एक कॉन्ट्ररी लाइन है, विच इक्वेट्स मैडनेस टू डिवाइन सेंस, और इसमें बताया गया है कि जो मैडनेस है वो एक टाइप की डिवाइन सेंस है। Dickinson talks about the insane society which treats individuality as madness, और डिकिंसन एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करती है जिसके अंदर अगर कोई इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करता है तो उसको मैडनेस कहा जाता है, यानी कोई इंसान अपने आप में रहना पसंद करता है। जैसे क्योंकि ये पोइम एमिली डिकिंसन ने इसीलिए राइट की है क्योंकि एमिली डिकिंसन की खुद की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बहुत ज्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं करती थी, खुद अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करती थी, और उनकी लाइफ के कुछ साल जो डेथ से पहले के जो साल थे उसमें तो वो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी, पब्लिक में ज्यादा उनको रहना पसंद नहीं था। तो वो उसी उनकी अपनी खुद की फीलिंग के हिसाब से उन्होंने ये पोइम लिखा है कि कोई इंसान अगर अपनी इंडिविजुअलिटी में रहना चाहता है तो सोसाइटी उसको मैड कहती है। इफ यू एग्री विद द मेजोरिटी यू आर सेन, अगर आप मेजोरिटी के साथ एग्री करते रहते हो तो आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो। बट इफ यू रेज ऑब्जेक्शंस, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हो, यू आर कंसिडर्ड डेंजरस, तो आपको डेंजरस माना जाता है, एंड नीड टू बी कंट्रोल, और ये कहा जाता है कि तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। यानी अगर आप सारे के सारे सोसाइटी में घूमते हो, फिरते हो, मिलते हो, जुलते हो तो आपको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर कहीं पे आप ये कहते हो कि नहीं मुझे अपने में ही रहना है, मुझे अपनी ही इंडिविजुअलिटी पसंद है, तो आपको एक बेवकूफ माना जाता है, एक पागल माना जाता है। The madness versus sanity theme of the poem can also be interpreted in various ways, और ये एक मैडनेस की यानी पागलपन की और समझदारी की जो थीम है इस पोएम के अंदर वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है। वेज एडिंग टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द पोएम, और उसी वजह से इस पोएम की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इस पोएम को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। लास्ट लाइन है फेथ इज अ फाइन इन्वेंशन, एन ऑफन कोटेड पोइम। इस पोइम को मोस्टली कोट किया जाता है अलग जगह पे। फेथ इज अ फाइन इन्वेंशन, फेथ एक बहुत ही अच्छी खोज है। गिव्स इनसाइट ऑन डिकिंसन व्यूज ऑन रिलीजन एंड साइंस, और ये पोइम जो है वो डिकिंसन की रिलीजन और साइंस के बारे में जो व्यूज है उसको बताता है। वाई कॉइंग फेथ एंड एन इन्वेंशन एंड पुटिंग इन कोटेशन मार्क्स, जो फेथ है उसको एक टाइप का आविष्कार मानती है डिकिंसन, और इसीलिए उन्होंने फेथ को कोटेशन मार्क्स में लिया है। दैट पोइम इज प्रो साइंस, की जो पोइम है वो एक टाइप की प्रो साइंस है, पहले की साइंस से पहले की है। येट द एबिलिटी फॉर ओनली सम टू सी टू पोजेस ए काइंड ऑफ डिवाइन पावर, और ये कहती है कि सब जो है इस फेथ को, इस डिवाइन पावर को नहीं देख सकते, कुछ ही के अंदर वो क्वालिटीज होती है जो उसको देख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट दैट, तो ये आपस में एक दूसरे में जो इन्होंने बात कही है कॉन्ट्राडिक्ट है। नो वंडर डिकिंसन इज फेमस एज द पोएट ऑफ पैराडॉक्स, और ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि उनकी मोस्टली पोएम्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट रहे हैं, कि वो दो टाइप की बात करती है, इसीलिए उनको पोएट ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। द पोएट मेंटेन्स दैट फेथ मस्ट बी मिक्स विद प्रैक्टिकलिटी, और ये कहा जाता है कि पोएट ये मेंटेन करती हैं कि फेथ हमेशा मिक्स होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ से। शी इज एम्प्लाई सेइंग दैट देयर शुड बी अ प्रैक्टिकल बैलेंस, वो कहती हैं कि एक प्रैक्टिकल बैलेंस होना चाहिए बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, साइंस और रिलीजन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए इन द लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस की लाइफ में। यानी वो
जो रिलीजन होते हैं उस पे बिलीव तो करें, लेकिन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ, यानी वो ये भी सोचें कि वो किस चीज को रिलीजन के अंदर मान रहे हैं, तो उसके पीछे बेस क्या है, फैक्ट क्या है। तो इस पोइम के थ्रू एमिली डिकिंसन का यही रीजन था कि दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, वो फेथ और साइंस, यानी साइंस की भी बात करती है और रिलीजन की भी बात करती हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है इस पोइम के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।